हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। बजट 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बजट से अलग अलग इंडस्ट्रीज को अलग अलग तरीके की उम्मीदें भी हैं, डिमांड्स भी हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हैं वो मिडिल क्लास को लेकर है, खास तौर पर टैक्स को लेकर। तो बजट में क्या अनाउंस हो सकता है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज के हमारे फ्यूचर फोकस बजट 2025 के नए एपिसोड में। हमारे साथ मिस्टर शरद कोहली भी जुड़ चुके हैं जो इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिस्टर कोहली, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा इकोनॉमी के एंगल से समझना चाहूंगी कि ये जो बजट है, अपकमिंग बजट, ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकता है। इकोनॉमी और ग्रोथ के लिहाज से बजट 2025 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार भावना एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल योर फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स। देखिए, बजट ऐसे टाइम में आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। पिछले साल हम 8.2 की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे। अभी जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के, वो ये बता रहे हैं कि हम 6.4% की रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी रफ्तार जो है काफी धीमी पड़ गई है। जीडीपी में इतना फॉल काफी शार्प फॉल माना जाता है। तो बजट मुझे लगता है इस धीमी रफ्तार को फिर से तेज करने की कोशिश करेगा। हालांकि इसका एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी है, ग्लोबल सिनेरियो भी है, जो ये कहता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय 2.7 की रफ्तार से बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर भारत 6.4 से बढ़ रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी 2.7 की रफ्तार से बढ़ रही है, तो फिर भी भारत की रफ्तार इस गिरी हुई रफ्तार में भी काफी अच्छी, डबल से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। पर क्योंकि भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस टाइम तीसरी बनने की तरफ अग्रसर है। तो मुझे लगता है भारत के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बने, अपने लिए भी और विश्व के लिए भी। उसको देखते हुए बजट ऐसा नजर आ रहा है कि बजट का फोकस होगा भावना कंजम्पशन पे। और मैंने कंजम्पशन की बात क्यों करी, क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी है, आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि वो 60% कंजम्पशन से बनती है। यानी कि हम और आप जब जाकर सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, इससे जीडीपी चलती है। 60% ये चीजें बनती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, खेती बाड़ी है, सर्विसेज है, उनको हम अलग करते हैं। बाकी 60% इससे बनता है। तो अगर कंजम्पशन स्लो होगा तो लाजमी बात है कि जीडीपी विल स्लो डाउन। सो इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू जीडीपी, हमको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और वित्त मंत्री महोदया जो हैं, उनके सामने विकल्प कंजम्पशन बढ़ाने के ये हैं कि वो एक तो अर्थव्यवस्था के 4 ग्रोथ के इंजन होते हैं। मैं सब फॉलोअर्स व्यूअर्स के लिए आसान करके बता देता हूं, जिससे सारी मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला इंजन होता है जो सरकार खर्च करती है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कहते हैं। जो सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन सरकार बनाती है, इसमें सरकार ने खूब खर्च किया। पिछले साल थोड़ा कम हो पाया क्योंकि इलेक्शन से, तो पॉलिसी पैरालिसिस लग जाता है इलेक्शंस में। वो इलेक्शंस में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ये इंजन थोड़ा स्लो पड़ गया था। तो एक तो सरकार ये इस इंजन को बढ़ाएगी, इससे भी लोगों की जेबों में पैसा जाता है, पहला इंजन। दूसरा इंजन होता है निजी निवेश, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब इंडस्ट्री नई फैक्ट्रीज लगाती है, प्रेजेंट कैपेसिटी को एक्सपैंड करती है, ये दूसरा इंजन होता है। तीसरा इंजन होता है प्राइवेट कंजम्पशन, जिसकी मैंने अभी बात करी। और चौथा इंजन एक्सपोर्ट होता है। तो जब ये चारों इंजन फायर करेंगे तब अर्थव्यवस्था रफ्तार पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस बजट में इन चारों इंजन्स पर ध्यान दिया जाएगा कि ये आगे रफ्तार पड़ रहे, तब लोगों की जेब में पैसा जाएगा। और लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो जीडीपी आगे बढ़ेगी। भावना, बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा है। इसके अलावा बजट में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है, चाहे वो इंफ्रा, रेलवे, डिफेंस, कोई भी हो सकता है। सर, कौन सा सेक्टर पर आप देख रहे हैं? देखिए, डिफेंस पर तो आज की परिस्थिति में फोकस हट ही नहीं सकता। हर आने वाला बजट में डिफेंस का एलोकेशन आपने नोट किया होगा, या जो लोग बजट को फॉलो करते हैं, वो पिछली बार से बढ़ जाता है। कुछ तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाता है, कुछ डिफेंस पर्सनल की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, पेंशन का बिल बढ़ जाता है। पर भारत का जो ओवरऑल डिफेंस बजट है वो बढ़ता है। और खासकर हम ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहां पर पड़ोसी हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। पाकिस्तान है, चाइना है, और अब तो बांग्लादेश भी ले लीजिए। नेपाल भी बीच बीच में कभी कभी चाइना से प्रेरित होकर शरारत करता रहता है। तो जब आप ऐसे पड़ोसियों के बीच में रहते हैं तो आपको अपने हथियारों पर बहुत मजबूत पकड़ बना के रखनी पड़ती है, और अपने हथियारों को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड भी करना पड़ता है। मैं बहुत देसी भाषा में बात कर रहा हूं। तो इसलिए डिफेंस पे फोकस तो रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा जो फोकस रहेगा, मुझे लग रहा है कि भारत जैसा देश जहां पर 60 से 70% आबादी, भावना, कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर डिपेंडेंट है,
ऐसे बजट में कृषि की बात ना हो, ये भी नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर पर दूसरा ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पर फोकस रहने वाला है। और तीसरा फोकस मुझे लगता है कि भारत में एक्सपोर्ट को बढ़ाने को, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे फोकस रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया ने रफ्तार पकड़ी है। शुरू शुरू में वो जो शेर था ना भावना, वो इतनी जोर से गरज नहीं रहा था जब ये मेक इन इंडिया का वो जो पुर्जों वाला शेर था। अब इस शेर ने थोड़ा थोड़ा गरजना शुरू किया है। अब हम चाइना का ऑल्टरनेट बन के आ रहे हैं। 1,60,000 करोड़ से भी ज्यादा तो हमने खाली मोबाइल फोन यहां से एक्सपोर्ट कर दिए अपने यहां बना के, जिसमें 1 लाख करोड़ के एप्पल आईफोन ही है। तो मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया पे फोकस रहने वाला है भावना। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, चर्चा चलेगी, उसके मैं आगे जिक्र करूंगा भावना। अब सर थोड़ा सा इनकम टैक्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, अगर हम एक आम इंसान की बात करें तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, इन सारी चीज़ों से इधर मिडिल क्लास को क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर आपको लगता है कि इस बार के बजट में टैक्स को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं, कुछ आम आदमी को राहत मिल सकती है? बहुत अच्छी बात करी भावना आपने, पर मैं आपके सामने कुछ 1-2 फिगर्स, नंबर्स ऐसे रखूंगा जो आपको हैरान कर देंगे टैक्स के बारे में। 8 से 10 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती हैं देश में, 8 से 10 करोड़। पर आपको हैरानी होगी सुन के कि जो उसमें असल में जिनकी जेब से टैक्स जाता है उनकी गिनती शायद 2 करोड़ के आसपास होगी। तो हम और मिडिल क्लास की गिनती भावना है इस समय, जो मिडिल क्लास है हमारे यहाँ, वो मेरे अनुमान के हिसाब से, मैं अर्थशास्त्री होने के नाते इस बात का आकलन करके बता सकता हूं कि 60 से 70 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास हो चुकी है। तो अब जो आंकड़े मैं आपको हैरान करने वाले बता रहा था वो आप देखिए, 60 से 70 करोड़ की हमारी मिडिल क्लास है, उसमें से 8 से 10 करोड़ रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से भी 2 करोड़ लोग असल में टैक्स देते हैं। ये स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात को 2 साल पहले एक भाषण में कह चुके हैं। उस टाइम तो 1.5 करोड़ था, मैंने उसमें 50 लाख और जोड़ दिए कि तब से अब तक 50 लाख लोग और जुड़े होंगे। तो आप टैक्स पेयर्स के अगर जेब में पैसा और डालेंगे, अगर टैक्स का रेट कम करेंगे, तो उससे फायदा होगा कि वो लोग उस बचत को कंजम्पशन में यूज करेंगे। या बचत कर दो ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो बचा के बैंक में रख लेंगे, या इन्वेस्ट करेंगे, या फिर खर्च करेंगे। तो मुझे लगता है जब वो खर्च करेंगे तो इससे बढ़ेगी। पर ये ध्यान देने वाली बात भावना इसमें यह है कि उनकी गिनती बहुत कम है। तो अगर आपको मिडिल क्लास की जेब में पैसा डालना है तो क्या करना होगा कि आपको महंगाई के खिलाफ कदम उठाने पड़ेंगे, जो इस बजट में दिखाई देने चाहिए। ये ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी विश लिस्ट है ये, कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम द बजट, के महंगाई को कम करने के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इस बार अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए भावना। क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो जो बाकी के मिडिल क्लास के लोग हैं ना भावना, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनकी भी जेब में पैसा आएगा, उनकी जेब में उनको 4 पैसे बचेंगे तो वो खर्च करेंगे। ये मैं आपको टैक्स के मामले में देना चाह रहा। बाकी आपने अगर टैक्स का स्पेसिफिक पूछा तो टैक्स के स्लैब्स मुझे कुछ चेंज होने की उम्मीद है। टैक्स के रेट्स मुझे लग रहा है कि जो न्यू रिजीम खासकर आई है, जिसमें 5%, 10%, 15%, 20% और फिर 30% टैक्स लगता है 15 लाख से ऊपर, मुझे लग रहा है इस स्लैब को थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है। मिडिल क्लास पहले 5, 6, 7 लाख पे हो जाती थी, अब वो मिडिल क्लास 15, 20 लाख तक पहुंच गई है। मैं कुछ वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ रियायत इस बार, मुझे उम्मीद लग रही है कि टैक्स में कुछ रियायत दी जाएगी। भले ही कम लोगों को रियायत मिले, ये जो जिन 2 करोड़ लोगों का मैं बात कर रहा हूं, पर आएगी जरूर, ऐसा मुझे भावना नजर आता है। सर इसके अलावा पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको 50,000 से 75,000 कर दिया गया था। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि इसको 1 लाख रुपए तक किया जाना चाहिए, इसको और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम में तो 50 से 75 कर दिया, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया था? आपको लगता है कि इस बार इन दोनों में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो सकती है या फिर होनी चाहिए? देखिए, एज ए टैक्स पेयर भावना, आप भी टैक्स देती होंगी, मैं भी टैक्स देता हूँ। एज ए टैक्स पेयर हमारी तो उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। एक गालिब का पुराना शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। ये तो जितना हो जाए उतना अच्छा है। पर जो आपने ओल्ड रिजीम का सवाल किया है भावना, वो बहुत अच्छा सवाल है। ओल्ड रिजीम मुझे लगता है अब थोड़ी सी सौतेली हो गई है। वित्त मंत्री महोदया के दिल के करीब वो चाहती हैं कि न्यू रिजीम में और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और पिछली बार ही करीब 2/3 टैक्स पेइंग पॉपुलेशन न्यू रिजीम में आ चुकी है। तो मुझे लगता है जो भी बदलाव किए जाएंगे ज्यादा तो आपको अभी भी न्यू रिजीम में, क्योंकि वो चाहेंगी कि अब ये गिनती बढ़ के और 90-95% तक पहुंच जाए, तो ओल्ड रिजीम अपने आप धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाए, रिडंडेंट हो जाए, कि उसमें इतने लोग रह जाए कि अब छोड़ो ओल्ड रिजीम को, अब नई रिजीम लो। तो मुझे ओल्ड रिजीम के थोड़े से भावना, अगर मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दूं,
ओल्ड रजीम के थोड़े से कम चांस लग रहे हैं उसमें भारी बदलाव के। न्यू रजीम में ही मुझे लगता है उसको सौतेला ही छोड़ दिया जाएगा ओल्ड रजीम को, ऐसा मुझे नजर आता है। बिल्कुल सर, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ही दिन पहले हाल ही में ये बात कही थी कि 65% जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को अपना लिया है, यानी कि 3 में से 2 जो टैक्स पेयर हैं वो न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और ये जो डेटा है इसमें बदलाव पिछले 1 साल में ही आया है। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि ओल्ड टैक्स रिजीम एक तरीके से कहीं ना कहीं सौतेली होती गई है, तो सर सीधे सीधे अगर मैं आपसे पूछूं तो सरकार का मकसद क्या यही है कि सब लोग जब न्यू टैक्स रिजीम को अपना लेंगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एकदम खत्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते भावना, मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि जो सेक्शन 80C होता है जिसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, NSC, PPF बहुत सारी राहत मिलती हैं, तो उसमें और हाउसिंग लोन होता है सेक्शन 24 में। तो लोगों ने 15-20 साल के हाउसिंग लोन बहुत सारे लोगों ने टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हुए हैं। किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 15 साल 20 साल लगातार, वो हर साल प्रीमियम देते हैं कि हमें 80C में रिबेट मिलता है। तो मुझे लगता है इसलिए इसको एकदम से खत्म नहीं किया गया, वरना इसको पहले दूसरे साल ही न्यू रजीम आने के बाद खत्म कर दिया जाना चाहिए था। पर मेरे ख्याल वित्त मंत्री महोदया को लगा कर खत्म कर देंगे, तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट कर रखी है वो लोग बेचारे बीच में टंगे रह जाएंगे। तो पर धीरे धीरे जैसे जैसे न्यू रजीम अट्रैक्टिव बनेगी तो आप इस डिडक्शंस को लेकर भी ओल्ड रजीम आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि न्यू रजीम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया जाएगा। और एक बात और जो इसमें जरूरी है ऐड करनी, मेरी भावना आपकी इजाजत से, कि वो ये है कि जो नया टैक्स बिल की बात करी जा रही है, भावना ध्यान दीजिएगा, पिछली बार वित्त मंत्री महोदया ने जब जुलाई में बजट आया था, इंटरिम बजट जो था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम इसको आसान बनाना चाहते हैं, हम इसको पारदर्शी बनाना चाहते हैं, हम इसको इजी टू रीड बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ उसमें अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती हैं जो कि इस पूरे टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे करके इसके बिल लाया जाए और उसको चेंज किया जाए, उसकी शुरुआत भी होती मुझे दिखाई दे रही है। तो न्यू रजीम भी अट्रैक्टिव बनेगी और नया एक न्यू लुक का इनकम, मैं ये नहीं कहता कि नया इनकम टैक्स लॉ आ जाए, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स लॉ ना भावना अब सीनियर सिटीजन हो चुका है, 1961 में आया था और 64 साल का हो चुका है ये। तो मुझे लगता है एक थोड़ा जोश, नया यंग जोश भरने की जरूरत है इसमें। सर, जिस तरीके से नए टैक्स हम एक तरीके से कह रहे हैं कि नया कानून आ सकता है, इसमें आप किस तरीके के चेंजेस देख रहे हैं और ये लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा? इसमें सबसे बड़ा फायदा भावना जो मुझे दिख रहा है होता हुआ वो ये है कि टैक्स पढ़ना आम आदमी के लिए सिंपल हो जाएगा। अभी अगर आपने तो कभी इनकम टैक्स एक्ट नहीं खोल के देखा होगा, 1961 का ये इनकम टैक्स एक्ट है, पर अगर आप उसको खोल के पढ़ेंगे तो आप 1-2 पन्ने उसके पढ़ेंगे ना, उसके बाद आप उसको बंद कर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने में, प्रोविजो ये, सब सेक्शन ये, सेक्शन वो। तो इसको सिंप्लीफाई करा जाएगा कि आम आदमी इसको पढ़कर और अपनी कंप्लायंस खुद कर सके, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे भावना आउटडेटेड सेक्शंस हैं, बहुत पुराने सेक्शंस हैं जो कि आज की डेट में, आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए वो रेलेवेंट ही नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है जो नया एक्ट होगा वो छोटा होगा, बहुत ही कंसाइज होगा, सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और ऐसा होगा जिसमें आपको कर सलाहकारों के पास कम से कम जाना पड़े, कोई भी टैक्स पेयर खुद ही अपने टैक्स को आसानी से भर सके। और इंपॉर्टेंट बात कि ऐसा बनाएंगे कि उसमें जो अभी तक डिस्प्यूट है, आपको हैरानी होगी सुन के, करीब 46 लाख करोड़ रुपया टैक्स के डिस्प्यूट्स में फंसा पड़ा है अलग अलग कोर्ट्स में। इनकम टैक्स में CIT अपील्स, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब लेवल 46 बहुत बड़ी फिगर है। तो इतने डिस्प्यूट्स को आगे खत्म करने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा लाएं कि कोई झगड़े की नौबत ही ना आए, सीधा सीधा आप टैक्स दे और सरकार असेसमेंट कर दे और आपकी बात मान ले। आप कुछ चोरी करें तो सरकार आपसे पूछे, वरना इसको बिल्कुल सिंपल रखा जाए, ये मुझे नजर आता है। बहुत अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन करा है। 2020 में जब न्यू टैक्स रिजीम को लाया गया था तो शुरुआत में लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था और दोनों में जो बेसिक अंतर था वो यही था कि उसमें कुछ निवेश का फ़ायदा मिलता था और न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता था। हालांकि अब लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ।
तो नंबर 1 मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या न्यू टैक्स रिजिम में निवेश का फायदा मिलना चाहिए, और दूसरा ये सर मैं आपके हिसाब से ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा जो टैक्स सिस्टम है वो बेनिफिशियल है, आपको पर्सनली कौन सा ज्यादा पसंद है? भावना, ये तो बहुत बहुत ही आसान आपने मेरे से सवाल पूछ लिया। और पहले आपके दूसरे वाले सवाल का जवाब देता हूं। बहुत आसान है। मैं तो इसका आसान जवाब ये है, जिसमें भैया टैक्स कम जाए, जिसमें 4 पैसे बच जाए, वही वही टैक्स रिजीम सबसे अच्छा है। तो अभी जो इन्होंने नए टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट्स निकाले हुए हैं, उसके अनुसार मेरे हिसाब से जिन लोगों का ज्यादा इनकम है, मतलब 10, 12, 15 लाख रुपए से ऊपर जब आपकी इनकम होती है, तो इसमें भावना नई टैक्स रिजीम फायदेमंद दिखाई देती है। बल्कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे कैलकुलेटर डाला हुआ है, आप उसमें अपनी इनकम दोनों रिजीम में डालिए, वो आपको कैलकुलेट करके बता देता है कि ये अच्छी है आपके लिए या ये अच्छी है। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि अगर हायर इनकम है तो मुझे न्यू रिजीम ज्यादा फायदेमंद दिखाई देती है, क्योंकि उसमें आपको टैक्स कम देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम कम है, 15 लाख से नीचे की सालाना इनकम है और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए आपने बड़ी अच्छी एक बात करी जो आपके पहला सवाल था। इन्वेस्टमेंट एक अच्छी हैबिट है और मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट सेविंग से निकल कर आती है। पहले सेविंग होती है, फिर इन्वेस्टमेंट होती है। तो मुझे लगता है कि जब ये आई थी नई रिजीम, तो मैंने इस पे बड़ा बड़ा शोर मचाया था कि इन्वेस्टमेंट की आदत लोगों की छूट जाएगी। तो मैं यही लगातार कहता रहा, भले ही रिजीम चेंज हो गई, पर आप इन्वेस्टमेंट करना मत छोड़िए। ये आज जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी आज से 20, 25, 30 साल पहले, भावना, आज उनकी बुढ़ापे की लाठी बनी हुई है। उनको एक रेगुलर इनकम आती है, उनका अच्छा खासा एक कॉर्पस इकट्ठा हो गया है। और जिस टाइम वो निवेश कर रहे थे ना, उस टाइम वो कहते थे यार ये तो बड़ा क्या मुसीबत है, हर साल 1.5 लाख 1 लाख रुपए अलग निकालना पड़ता है, पहले कुछ बचता नहीं, टैक्स बचाने के लिए निकालना पड़ता है। आज वो दुआ देते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक अच्छी आदत है, भले ही आप न्यू रिजीम में है या ओल्ड रिजीम में है। सिर्फ टैक्स की वजह से आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको इन्वेस्टमेंट यूं भी करनी है, यूं भी करनी है, अपने रिटायरमेंट को देखते हुए। कोई बड़ा खर्च, कल को घर लेना है, कार लेनी है, शादी ब्याह करना है, बड़ी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, कुछ बच्चों के लिए खर्च करना है, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। खाली टैक्स को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पर हाँ, टैक्स रिजीम हायर इनकम पे फायदेमंद दिखाई दे रही है और आने वाले बजट में कुछ ऐसे बदलाव होंगे भावना, जिससे ये और ज्यादा फायदेमंद मुझे लगता है होने वाली है। सर, सरकार एक तरफ तो ये चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को लोग अपना लें और जो इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट है वो बनी रहे, लेकिन जो टैक्स सेविंग्स के लिए करते हैं, टैक्स सेविंग के लिए निवेश करते हैं, उसमें वो सही जगह पर पैसा लगा दे, सही तरीके से रिटर्न हासिल कर सके, स्वतंत्र तरीके से। लेकिन सर, पिछले बजट में तो हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो टैक्स था वो बढ़ा दिया गया था। तो इसको लेकर सर क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? नहीं, आप अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को देखें तो थोड़ा ठीक है, पहले थोड़ा कम था, ज्यादा कर दिया गया था। पर आपको उसमें जो फेरबदल था वो ये था कि इंडेक्सेशन होता था कैपिटल गेन्स में। अब मैं आपके कैपिटल गेन वाले सवाल पे आ जाता हूं। तो इंडेक्सेशन को हटा दिया गया था। क्यों हटाया गया था मैं ये भी बता देता हूं आपको। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सरकार की ये मंशा है, दिस इज द इंटेंट कि दिस शुड बी अ सिंपल टैक्स। और इंडेक्सेशन होने की वजह से आपको 2000 से उठा के इंडेक्सेशन देखनी पड़ती है, हर साल एक इंडेक्स निकलती है, कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेशन को हटाने के लिए इंडेक्सेशन को हटा दिया गया था। अभी भी अगर आप मकान खरीदते बेचते हैं, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको सरकार ने चॉइस दी हुई है कि आप चाहे तो इंडेक्सेशन ले सकते हैं और 20% टैक्स दे सकते हैं। अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लेते तो आप 12.5% सीधा टैक्स दे सकते हैं। हाँ, शेयर्स पर, जो इक्विटी शेयर्स है, उस पर अब फ्लैट 12.5% टैक्स हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा टैक्स बढ़ा है और सरकार को ऐसा लगता है कि क्योंकि कैपिटल गेन जो है ना भावना, मेरे हिसाब से इस समय पूरे इनकम टैक्स का सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेड ऑफ इनकम हम उसको बोलते हैं। 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स में। सैलरी होता है, कैपिटल गेन होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, तो और इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है। ये 5 सोर्सेज होते हैं। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी भी कैपिटल गेन है। तो सरकार मेरे ख्याल चाहती है कि ये भी सिंप्लीफाई हो, ये धीरे धीरे आसान होता जाए, जिससे कि लोग समझे थोड़ा बहुत टैक्स इधर उधर जरूर हो रहा है, पर वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ सरकार की पूरी मंशा है। बिल्कुल सर, क्या कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर भी आपको लगता है इस बजट में कोई फैसला लिया जा सकता है, कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है? मुझे नहीं लगता भावना कि कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर सरकार के ऊपर पहले ही बहुत आलोचना और कटाक्ष हुआ है। पहले आपको याद होगा 1,50,000 करोड़ की रिलीफ दी गई थी कुछ साल पहले। तो लोगों ने कहा कि भाई कॉर्पोरेट्स को तो रिलीफ दे दी, इंडिविजुअल्स को रिलीफ नहीं दी, कॉर्पोरेट्स आपके ज्यादा सगे हैं,
कॉर्पोरेट्स में ये हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, तो बड़े बड़े कटाक्ष आपको पता लगा होगा सरकार के ऊपर लगते हैं। तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट रेट इस टाइम क्या देखा जाता है, देखिए कॉर्पोरेट रेट देखा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जब एक कंपनी भारत में आके काम करती है या भारतीय कंपनी है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कितना टैक्स होना चाहिए ये देखा जाता है। तो मुझे लगता है आप जो हमारे कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स हैं भावना, वो इंटरनेशनल पैरामीटर्स को मैच करते हैं। दे आर ऑलमोस्ट एट पार विथ एनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमी। तो उसको देख के मुझे लगता नहीं है कि कोई कॉर्पोरेट में राहत बहुत बड़ी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि पहले जो राहत आई थी वो काफी बड़ी थी और वो काफी सालों तक चलने वाली राहत थी। तो अभी मुझे कॉर्पोरेट्स में थोड़ी सी कम, हाँ छोटे मोटे बदलाव हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस है, एन्युटी का प्रोविजंस है, वो अलग बात है, पर मेजर कोई मुझे कॉर्पोरेट में ऐसा चेंज नजर आता नहीं है जहां तक मेरा अंदाजा है। अगर सैलरीड क्लास की हम लोग बात कर ले तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 3 लाख, उसको 5 लाख करने की उम्मीद पहले से ही जताई जा रही है। सर आपको लगता है कि इस बार टैक्स पेयर्स की जो ये राहत है इसको पूरा कर दिया जाएगा इस उम्मीद को? जरूर, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। अगर इसको पूरा कर दिया जाए तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। मैंने तो आपको कहा हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हमारी तो ख्वाहिश हमेशा ये रहेगी काश मेरे हाथ में होता, तो मैं तो बजट तक इंतजार नहीं करता, आज ही आपको 5 लाख क्या 7 लाख 8 लाख कर देता उसको। पर यस, इट शुड बी डन। और अभी जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति है, जैसा मैंने कहा कि लोगों की जेब में अगर पैसा आएगा तो इकोनॉमी को रफ्तार पकड़ेगी। और देखिए, मैंने शुरू में जो आपको डेटा बताया था भावना, कि 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं और करीब 23-24 लाख करोड़ साल की कलेक्शन है। तो मुझे कान पे हाथ रख के मैं क्षमा मांगते हुए एक बात बोलना चाहूंगा जो बोलनी जरूरी भी है, और वो ये है कि 2 करोड़ लोग साल देश को एक तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहा हूं पाल रहे हैं, कि सारा टैक्स वही लोग दे रहे हैं। उन्हीं को अगर सरकार चूसे जाएगी उन्हीं से निकाले जाएगी, तो वो फेयर नहीं लगता है। उनको रिलीफ दिया जाना चाहिए। और मुझे ये भी लगता है भावना, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं वो वीआईपी हो चुके हैं इस टाइम। अगर देखिए ना, 145 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, तो वीआईपी तो हो ही गए वो। उनको और बड़ी रियायतें दी जानी चाहिए, उनके बच्चों के एडमिशन जल्दी होने चाहिए, उनको रेलवे की क्यू में नहीं खड़ा हो जाना चाहिए, उनको तो प्रधानमंत्री जी के साथ कभी कभार चाय पीने का मौका भी मिलना चाहिए, उनको और रिलीफ भी मिलने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर एटीसी की डिडक्शन लिमिट पर आपका क्या मानना है? क्या इसमें उम्मीद की जा सकती है इसको बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, जब मैं उम्मीद करता था कि बढ़ी जाएगी तो मैं कहता था CATC, बार बार सरकार को बोलता था CATC, कि ATC को देखिए वो 1.5 लाख पे जम गया है, पिछले कई सालों से आगे ही नहीं बढ़ रहा है। अब भावना, हर बजट में ये उम्मीद रहती है कि शायद ATC आगे बढ़े, पर कई सालों से ऐसा लगता है कि फ्रिज के फ्रीजर वाले सेक्शन में जाके जम गया है, क्योंकि ATC ओल्ड रजीम में आता है, और ओल्ड रिजीम के हमने सौतेले होने की बात अभी करी, किन कारणों से सौतेला है ये भी बात करी। तो मुझे तो अब इसमें कम चांस लगता है कि एटीसी में, मुझे लगता है ओल्ड रिजीम के किसी भी प्रोविजन को आप डिस्कस ना करें तो बेहतर रहेगा। न्यू रिजीम पे बात करें तो सरकार को भी खुशी मिलेगी, और मुझे लगता है कि उसमें उम्मीद भी ज्यादा है बदलाव होने की। तो इन सारी बातों से एक बात हम समझ गए हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीदें नहीं है। सर, हम शुरुआत में इन्फ्लेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ग्रोथ को मेंटेन करते हुए इन्फ्लेशन से किस तरीके से बजट में अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं कि इन्फ्लेशन से राहत मिल सके, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, किन कदमों की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? जी हाँ भावना, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। और अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जब ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में असमंजस हो जाता है, जिसे डायलेमा कहते हैं, तो आरबीआई हमेशा पहले इन्फ्लेशन पे टारगेट करता है कि पहले महंगाई को कम करो, भले ही ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। पर अब महंगाई अभी भी पूरी कंट्रोल में तो नहीं आई है, खाने पीने की चीजों ने नाक में दम कर रखा है, इस बात को आरबीआई ने भी स्वीकार किया है। फूड इन्फ्लेशन, आपकी खासकर जो थाली है, उस थाली का सामान, और मैंने तो इस इन्फ्लेशन को एक नया नाम दिया है, आपको मैं बता देता हूं, मैंने उसको एटीपी बोला, एटीपी इन्फ्लेशन, आलू टमाटर प्याज इन्फ्लेशन। क्योंकि ये आलू टमाटर, एक कभी आलू बढ़ जाता है, कभी टमाटर, फिर प्याज, और बारी बारी करके ये आपकी रसोई के बजट को बिगाड़ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है बजट में महंगाई से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब सरकार क्या करेगी ये तो बजट का दिन पता लगेगा। पर एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको बता देता हूं, मुझे लगता है कि बिचौलिए जो हैं ये रेट को, ये इन्फ्लेशन को काफी हद तक हवा दे रहे हैं। आलू 10 रुपए किलो किसान लेके जाता है मंडी में बेचने, रोता है कि मैंने इतनी मेहनत से उगाया, मुझे 10 रुपए किलो मिल रहा है। उधर आप और हम कंज्यूमर होके 40-50 रुपए का आलू खरीदते हैं, हम रोते हैं कि आलू 40-50 रुपए का। तो बीच में हंसता कौन है, बीच में कौन मुनाफा कमाता है? इतनी लंबी सप्लाई चेन है हमारी भावना, आड़ती है, कमीशन एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ठेली वाला है, दुकानदार है,
सब जगह ये प्रॉफिट मुनाफा बट जाता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस सप्लाई चेन पर ध्यान देना चाहिए कि सप्लाई चेन ऐसी ना हो जो कि हर आदमी उससे मुनाफा कमाए। इसको छोटा कर दिया जाए तो महंगाई पे। दूसरा, जमाखोरी। बहुत सारे लोग, आप माने, आपको हैरानी होगी सुन के कि आलू टमाटर प्याज को शेयर मार्केट की तरह बना देते हैं। जैसे ही महंगा होने लगता है अपने गोदामों में इसको भर लेते हैं और जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते हैं। ये जमाखोरी को रोकने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए और इमीडिएटली उठाने चाहिए। और दूसरा, सप्लाई चेन को दुरुस्त करना चाहिए। कब आपको एक्सपोर्ट करना है, कब एक्सपोर्ट को रोकना है, कब इंपोर्ट करना है, कब इंपोर्ट को रोकना है, ये अक्सर सुनाई देता रहता है इस पर मुझे लगता है और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। इफ यू वांट द इन्फ्लेशन टू रिमेन अंडर कंट्रोल, फूड इन्फ्लेशन को तो इमीडिएटली कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है और इसी वजह से जीडीपी की रफ्तार धीमी पड़ने का बहुत बड़ा कारण है। सर, जाते जाते चूंकि टैक्स एक्सपर्ट हैं आप, तो हमारे दर्शकों के ईज के लिए आपसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझना चाहूंगी। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर्स की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टैक्स रिजिम, क्योंकि ये सवाल सर दरअसल हमारे पास बहुत ज्यादा आता है कि मेरी सैलरी इतनी है तो कौन से रिजिम में मैं अपना टैक्स फाइल करूं। तो सर 12 लाख की इनकम में कौन सा टैक्स रिजिम आपको लगता है फायदेमंद है और किस तरीके से टैक्स फाइल किया जा सके कि उसको टैक्स पे ना करना पड़े, कैसे जेब में पैसा बच सकता है? बेसिकली मेरा सवाल ये है। जी हाँ, 1 लाख रुपए मैंने सैलरी है, तो जब किसी को बताते हैं दोस्ती रिश्तेदारी में तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। अरे वाह, लाख रुपए अब तो तुम्हारी सैलरी है, पर टैक्स कट कटा के वो ज्यादा नहीं रह जाती है। मुझे लगता है यहीं से आपका सवाल निकल के आ रहा है। देखिए, अगर आपकी 12 लाख सैलरी है तो एक तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रेजिम में मिलता है 50,000। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और आपकी 12 लाख सैलरी है और आप 80C में, जिसका आपने जिक्र किया था, पूरा 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, आपने एक मेडिक्लेम की या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली हुई है 80D में, और आपने हाउसिंग लोन भी लिया हुआ है, अगर आपने ये सब किया हुआ है तो फिर आपके लिए ओल्ड रेजिम 12 लाख सैलरी पे फायदेमंद दिखाई देने लग जाएगा। अगर आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया हुआ है और आप 80C में पूरा 1.5 लाख निवेश नहीं करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ है, तो फिर आपके लिए 12 लाख पर भी भावना न्यू रेजिम काम का हो जाता है। और फिर भी अगर किसी को, अगर इसमें, क्योंकि हम अभी, मैं कैलकुलेटर लेके तो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पैमाने पैरामीटर्स बता रहा हूं, अगर फिर भी किसी दर्शक को डाउट है तो मैं उनको यह सलाह दूंगा, आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाइए, अपने उसमें लॉग इन करिए अपने अकाउंट में, और वहां पर एक कैलकुलेटर लगा हुआ है जो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में कैलकुलेशन करके कंपैरिजन आपको दे देता है कि कौन सा फायदेमंद है। अब ये हो सकता है ना भावना, जो मैंने बताया, हो सकता है किसी के पास हाउसिंग लोन हो पर 80C ना हो, 80C हो पर हाउसिंग लोन ना हो, तो ये नंबर्स हर एक के लिए व्यक्तिगत अलग आ सकते हैं, पर अमूमन देखा जा रहा है जिनके पास जो मैंने चीजें बताई ये हैं, तो आपको ओल्ड रेजिम ज्यादा फायदेमंद रहता है। और जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख 15 लाख से ऊपर जाती है तो हमने देखा कि न्यू रेजिम ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, भले ही आपके पास ये सब चीजें हो तब भी। एग्जैक्टली वेरी वेल सेड सर। थैंक यू सो मच अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए और हम लोगों से इतनी इंसाइटफुल जानकारी शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। सो अभी आपने मिस्टर शरद कोहली को सुना, जो कि एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। सो आपने जाना कि किस तरीके से मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जिनकी उम्मीद की जा रही है और क्या क्या पॉसिबल अनाउंसमेंट्स हैं जो हो सकती हैं टैक्स और हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलनी चाहिए, क्या राहत की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही एक और जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ्यूचर फोकस बजट की एक अलग से प्लेलिस्ट हम लोगों ने क्रिएट की है। वहाँ जाकर आप बजट से रिलेटेड हमारा जितना भी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस हैं या पोस्ट बजट हमारा एनालिसिस है, वो तमाम चीज़ें आप फ्यूचर फोकस सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। छोटे छोटे चंक्स भी आपको हमारे जो क्लिप्स हैं, शॉर्ट क्लिप्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर जाकर, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।